हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लियोनटिफ पैराडॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, अब हम थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम सिर्फ लेक्चर्स को पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे? लेक्चर्स तो देखेंगे, बट अलोंग विथ लेक्चर्स हम क्या करेंगे? यूपीएससी ने पुराने मेंस एग्जाम्स में जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े पूछे हुए हैं, अब हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम उसको देखेंगे, साथ साथ देखेंगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी, और क्या ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस बेसिस पे या नहीं है। और अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज की क्लास की हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो आप लोग क्या करेंगे घर जाके? आज हमने पढ़ा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग खुद से क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे जितना मर्जी बेकार क्वेश्चन लिखने हो। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जब भी कोई इनिशिएट करता है तो क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स आती है, सबको आती है। तो हम क्या करेंगे? आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप उसको पोस्ट करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो प्लीज उस पे आप पोस्ट करिए, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके। और उसकी वजह से होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल दो कैंडिडेट्स ने लिखा है और दोनों में कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे, कुछ नहीं अच्छे पॉइंट्स होंगे, कुछ एवरेज पॉइंट्स होंगे। तो जो अच्छे पॉइंट्स हैं आप लोग क्या कर सकते हैं? आप उनको क्लब करके एक नोट्स बना सकते हैं अपने पास। तो एक तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ होगी, आपको टॉपिक पढ़ रहे हो आप, और साथ में मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ। तो आपको ना पेपर खोलने की जरूरत पड़ रही है प्रीवियस ईयर, और साथ में आप लोगों को उसकी वजह से मदद भी मिलेगी। और फिर हम क्या करेंगे? हम थर्सडे की क्लास में क्या किया करेंगे? जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस किया करेंगे। हम किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे कि आज हमने 2022 का पेपर उठा लिया। हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। अप्रोच क्या होगी? जैसे थर्सडे तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, उस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्लास के अंदर। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग क्या करिए? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी लेंगे। अदरवाइज जो थर्सडे की क्लास है हम उसमें भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर के अंदर लियोनटिफ पैराडॉक्स है, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन देखना चाहूंगी कि लियोनटिफ पैराडॉक्स में यूपीएससी ने 2010 के अंदर पूछा क्या है। यूपीएससी ने 2010 के अंदर पूछा है, डज द हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम विथस्टैंड द फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल टेस्ट? ये चीज तो हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोग अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए। अदरवाइज भी हम थर्सडे की क्लास में इस चीज को भी वापस से देखेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट द रेलिवेंस ऑफ लियोनटिफ पैराडॉक्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी लियोनटिफ पैराडॉक्स को तो पूछ रहा है, बट किसके रेफरेंस में पूछ रहा है? हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम के रेफरेंस में पूछ रहा है। क्लियर? तो आज की अगर बात करें क्लास की, तो लियोनटिफ पैराडॉक्स को भी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या आइडिया होना चाहिए? हमें एक आइडिया होना चाहिए किसके बारे में? हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम के बारे में। तो आप लोगों को हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम याद होगी। तो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम बोलती क्या है? हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम कहती है, अगर हम दो कंट्रीज की बात करें, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और अगर कंट्री ए जो है दैट इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री एंड कंट्री बी इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, तो सॉरी, अगर कंट्री ए लेबर अबंडेंट कंट्री है, इंटेंसिव इज प्रोडक्ट, ठीक है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, एंड कंट्री बी इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, तो यहाँ पे क्या होगा? कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ labor intensive goods, and country B has a comparative advantage in the production as well as exports of what? Capital intensive product.
तो कहने का मतलब ये है कि कंट्री ए को क्या करना चाहिए, कंट्री ए को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहिए और कंट्री बी को क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर? या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंट्री ए की अगर हम बात करें तो कंट्री ए एक्सपोर्ट किसका करेगी, कैपिटल इंटेंसिव सॉरी लेबर इंटेंसिव का, और इंपोर्ट किसका करेगी, कैपिटल इंटेंसिव का। और जो आपकी कंट्री बी है, कंट्री बी क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड और इंपोर्ट क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हुई सबको। और जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज हेक्सोरोलिन का लेक्चर देखिए, उसी बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो अब क्या किया, अब काफी सारे इकोनॉमिस्ट आए जिनमें से एक का नाम क्या था, लियोन्टिफ। इन लोगों ने क्या करने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि भाई जो हेक्सोरोलिन बोल के गए क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की। अब किस तरीके से इन लोगों ने एनालाइज किया, इन लोगों ने देखा, काफी डेटा सेट्स लिए और उस डेटा सेट के बेसिस पे देखा कि क्या कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड को ही एक्सपोर्ट कर रही है और लेबर अबंडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड को ही एक्सपोर्ट कर रही है, क्या इस तरीके की सिचुएशन है या नहीं है। तो लियोन्टिफ ने क्या किया, लियोन्टिफ ने 1956 के टाइम पे 1951 का यूएस का डेटा कलेक्ट किया। अब यूएस की अगर बात की जाए तो हम सबको क्या पता है कि यूएस किस तरीके की इकोनॉमी है, यूएस इज अ लेबर अबंडेंट इकोनॉमी और कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी। कमेंट बॉक्स पे लिखिए यूएस इज अ कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी। तो लियोन्टिफ ने कहा कि अगर हम हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम को देखें तो हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यूएस का एक्सपोर्ट किस तरीके का होना चाहिए, यूएस शुड एक्सपोर्ट what capital intensive product and import labor intensive। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम को अप्लाई किया, तो इस तरीके से होना चाहिए। बट जब लियोन्टिफ ने 1956 में स्टडी की तो उनको जो रिजल्ट्स मिले वो यहाँ से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थे। वहां पे उनको क्या देखने को मिला 1956 में, उन्होंने देखा जब 1951 का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने देखा कि जो यूएस के एक्सपोर्ट थे उसमें एक मेजर जो पोर्शन था वो किसका था, कैपिटल इंटेंसिव का। तो लेकिन हेक्स्टर-ओलिन ने क्या कहा, हेक्स्टर-ओलिन ने कहा कि एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव होने चाहिए। बट लियोन्टिफ ने जब स्टडी की, लियोन्टिफ ने कहा कि इंपोर्ट्स वर मोर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, इंपोर्ट में दोनों आइटम्स थी बट ज्यादा कौन सी थी, ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स थे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन है वहां पे एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो आ गया। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जब डेटा कलेक्ट किया 1956 में यूएस इकोनॉमी का, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक एक्सपोर्ट डेटा कलेक्ट किया कि कौन कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट के लिए जा रही है यूएस से। और उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट का डेटा भी चाहिए था, बट लियोन्टिफ को इंपोर्ट का डेटा नहीं मिला। उनको किसका डेटा मिला, उनको मिला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज का। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज का जो भी डेटा है उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे यूएस के इंपोर्ट्स का। तो जब उन्होंने इन दोनों डेटास को एनालाइज किया तो यहाँ पे उनको इस एरिया में एक प्रॉब्लमैटिक चीज देखने को मिली। उनको क्या दिखा कि यहाँ पे उनको देखने को मिला कि जो यूएस के इंपोर्ट्स थे दैट वर 30% मोर कैपिटल इंटेंसिव देन एक्सपोर्ट्स।
यूएस एक्सपोर्ट पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट कर रहा था, लेकिन जब इंपोर्ट की बारी आई तो उसके यूएस के जो इंपोर्ट्स थे दैट वर 30% मोर कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूएस का इंपोर्ट वाला प्रोडक्ट था उसमें एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यूज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेन को बनाने में कम कैपिटल लगेगी, ठीक है, बहुत लिमिटेड मशीन्स यूज होगी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पेन। बट अगर उसी के कंट्रास्ट में मैं बात करूं फैन को बनाने के लिए, आप मुझे बताइए कौन सा ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। तो कैपिटल इंटेंसिव गुड कौन सा होगा जहां पे रिलेटिवली ज्यादा कैपिटल यूज होगी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ठीक है एक्सपोर्ट्स आर कैपिटल इंटेंसिव, बट जब हमने इंपोर्ट्स की बात की तो उनमें जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं वहां पे जो के का प्रोपोर्शन है दैट इज कंपैरेटिवली मोर। तो यही चीज वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, लियोन्टिफ ने इस चीज के रीजंस देने की कोशिश किए। उन्होंने कहा ठीक है ये जो सिचुएशन है ये तो एक कंट्रास्ट पे आ रही है किसके, हेक्स्चर-ओलिन के। अगर हम हेक्स्चर-ओलिन के थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो हेक्स्चर-ओलिन ने क्या कहा कि कैपिटल इंटेंसिव जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी किसको, कैपिटल इंटेंसिव गुड को, और इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड को। लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट हुआ। उस रीजन की वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो यूएस इकोनॉमी है दैट इज लेबर अबंडेंट इकोनॉमी रादर देन कैपिटल अबंडेंट। जो यूएस इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही है वो किस तरीके की है, दैट इज अ लेबर अबंडेंट इकोनॉमी। तो उन्होंने इसके पीछे भी एक जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय हमें क्या होता है, लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर आप तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लेबर के साथ भी हमें क्या देखना होता है, हमें ये भी तो देखना होता है ना कि जो लेबर हमारा है दैट इज नॉट होमोजीनियस। हमारे यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्क है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजीनियस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब होमोजीनियस ही नहीं है तो इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो यूएस का लेबर है दैट इज 3 times मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, अगर इंडिया में जो लेबर बैठा है वो एक लेबर एक पेन प्रोड्यूस करता है, ये वहीं पे जो यूएस का लेबर है वो क्या कर रहा है, वो 3 पेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यूएस लेबर इज 3 times मोर प्रोडक्टिव। तो उस रीजन से उन्होंने क्या बोला कि यूएस की जो इकोनॉमी है इंस्टेड ऑफ कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी हमें उसको क्या कहना चाहिए, हमें उसको कहना चाहिए इट इज अ लेबर अबंडेंट इकोनॉमी। लेकिन फर्दर ऑन उन्होंने लियोन्टिफ ने खुद ही क्या किया, अपनी ही एक्सप्लेनेशन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ रीजन, इस बेसिस पे हम नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी इज अ लेबर अबंडेंट। उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि हमने क्या कहा, जब लियोन्टिफ ने कहा कि मैं बोल रहा हूं कि इट इज अ फैक्टर प्रोडक्टिविटी की लेबर आपका ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है, फर्स्ट लेक्चर मैंने किस बेसिस पे लिया था, मैंने वहां पे हमारा टॉपिक क्या था कि किस बेसिस पे इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमीज है, किस बेसिस पे ट्रेड करती है। तो हमने बोला कि रीजन इट इज द प्राइस डिफरेंशियल। दोनों इकोनॉमीज के बीच में क्या होता है, कॉमोडिटीज का प्राइस में फर्क होता है, इसी वजह से क्या होता है, ट्रेड अल्टीमेटली टेक्स प्लेस। तो लियोन्टिफ ने कहा जब हम प्राइस डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं जो बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो अंडर प्राइस डिफरेंशियल हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्टिविटी की। जब वो वहां ही बात हो गई तो अल्टीमेटली हम उस बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लियोन्टिफ ने क्या कहा, लियोन्टिफ ने कहा कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज नॉट वर्थ। अब लियोन्टिफ ने एक और स्टडी कंडक्ट की अब लियोन्टिफ ने क्या किया, लियोन्टिफ ने 56 पे एक स्टडी की। पहली जो स्टडी है उसकी डेट है 1951। 1951 में जब लियोन्टिफ ने, जो मैंने अभी तक स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस की वो क्या है, 1951 की स्टडी है और डेटा क्या है, 1947 का डेटा है वहां पे। ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लेना अगर मैंने कुछ गलत बोला है उसमें।
तो यहाँ पे अब क्या किया लियोनटिफ ने नया डेटा सेट लिया। उन्होंने बोला कि 1956 के अंदर उन्होंने एक और स्टडी कंडक्ट की, बट उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1947 वाला डेटा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1951 वाला डेटा लेने वाला हूँ। उन्होंने इसके पीछे का रीजन साइट किया। उन्होंने बोला लियोनटिफ ने कि जो 1947 है दैट इज वेरी क्लोज टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलग डिमांड्स थी, ठीक है। अगर हम बात करें यूएस के इंपोर्ट्स की, तो उस समय क्या चाहिए, उस समय गन्स चाहिए थे, उस समय वेपन्स चाहिए थी। उस समय अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी हो रहे हैं तो उस बेसिस पे हमें पूरी हेक्स्चर-ओलिन की थ्योरम को जो है वो एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो अब लियोनटिफ ने जब 1956 में एक स्टडी कंडक्ट की और उन्होंने 1951 का डेटा सेट लिया, तो उन्होंने उस चीज में देखा क्या, उन्होंने देखा कि आप क्या है, आप जो इंपोर्ट्स हैं वो 6%, इंपोर्ट्स नहीं, सॉरी, इट इज नॉट इंपोर्ट्स। उन्होंने देखा कि एक्सपोर्ट जो है दैट आर 6% मोर लेबर इंटेंसिव देन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे उनने क्या दिखाना था, अगर वो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम को सपोर्ट करते, सॉरी, तो अगर वो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम को सपोर्ट करते तो वहां पे क्या देखने को मिला था हमें कि अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है तभी वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी, बट अगर कोई कंट्री कैपिटल अबंडेंट है तो वहां पे उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे क्या होना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा देखने को मिलने चाहिए। बट लियोनटिफ को स्टिल पहले तो 30% वाला था, अब भी उनको क्या मिला, उनको एक्सपोर्ट्स, पहले हमने इंपोर्ट्स की बात की, अब उनको क्या मिला, एक्सपोर्ट 6% मोर लेबर इंटेंसिव देन एक्सपोर्ट्स। उन्होंने इस कंक्लूजन में पहुंचे। तो उन्होंने जो पहले का फर्क आ रहा था हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वहां पे 30% वाला गैप तो उन्होंने रिड्यूस किया, बट अभी भी प्रॉब्लम उनकी परसिस्ट कर रही थी। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लियोनटिफ ने बेशक उस पैराडॉक्स को क्या किया, रिड्यूस द पैराडॉक्स, बट डिड नॉट रिमूव इट। उन्होंने रिमूव नहीं किया लेकिन रिड्यूस जरूर हुआ। अब यहाँ इसके पीछे भी कुछ रीजंस दिए जाते हैं। अब काफी बार ये भी एक्सप्लेनेशन दी गई कि जब लियोनटिफ पैराडॉक्स की बात करें तो वहां पे ये जो गैप देखने को हमें मिला कि वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, स्टिल उनके एक्सपोर्ट्स कैसे देखने को मिले, हमें लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स देखने को मिले। तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे जो यूएस इकोनॉमी है, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लियोनटिफ ने उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया, ड्यू टू विच क्या हो रहा है कि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे हमें एक लेबर इंटेंसिव नेचर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे भी काफी लोगों ने एक रिजेक्शन शो किया। जिन्होंने रिजेक्शन शो किया उन्होंने क्यों किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि इस तरीके से क्या हो रहा है, वहां पे हमें एक्सपोर्ट्स में एक चेंज देखने को मिल रहा है। बट अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करो, तो अगर आपके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में हैं, तो आपका जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला इफेक्ट है, तो वहां पे भी क्या होगा, उस एरिया के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि लेबर इंटेंसिव चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बट इस तरीके से तो काम नहीं हो रहा है ना। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा एक और रीजन दिया गया, दैट इज द टैरिफ पॉलिसी ऑफ द यूएस। यूएस की टैरिफ पॉलिसी किस तरीके की थी, अब देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें इंडिया और यूएस की। अब यूएस इज व्हाट, यूएस इज अ कैपिटल अबंडेंट नेशन एंड इंडिया इज लेबर अबंडेंट नेशन। तो हेक्स्चर-ओलिन क्या कहते हैं, हेक्स्चर-ओलिन की थ्योरम कहती है कि यूएस शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड और इंडिया शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इसी तरीके से काम होगा इकोनॉमीज में। अब यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि यूएस की इकोनॉमी जो थी, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा दी। लेकिन किस इंडस्ट्रीज पे उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाई, किसको प्रोटेक्शन दी, प्रोटेक्शन दी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को।
लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन दे दी विद इन द इकोनॉमी। उन्होंने बोला जो जो हमारी कंट्री में, जो यूएस में क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में रिलेटिवली ज्यादा लेबर यूज हो रही है, अगर यूएस में उन जो इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देंगे। अब उन्होंने प्रोटेक्शन दी कैसे, यूएस ने, जब इंडिया ने यूएस को क्या कहा कि मैं आपको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो यूएस की, जैसे ही यूएस के डोर स्टेप में पहुंचा प्रोडक्ट, यूएस ने क्या किया, यूएस इम्पोज्ड टैरिफ। तो यूएस ने तो दरवाजे से अंदर ही नहीं आने दिया, उसने बोला अगर आओगे भी तो मुझे ये टैक्स पे करके जाओगे। तो अगर इंडिया से जो यूएस आ रही थी चीज वो 500 रुपए की थी, लेकिन जैसे ही यूएस ने क्या किया, यूएस ने 200 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो अब उसका रेट क्या हो गया, 700 रुपए का। तो लॉ ऑफ डिमांड को याद करिए, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अब जैसे ही रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कम परचेज करना है या मुझे परचेज करना ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, बाहर के प्रोडक्ट्स को यहाँ अंदर आने की जगह नहीं दी यूएस इकोनॉमी ने। और यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट्स की स्टार्ट हुई, सस्ते में हुई, तो यहाँ से इनकी एक तो प्रोडक्शन भी हुई और साथ में यही लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट करना था, लेकिन ये चीज तो हो नहीं पाई। अब हो क्या रहा है कि यूएस की इकोनॉमी के अंदर ही लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनने भी लगा और यूएस से एक्सपोर्ट भी लेबर इंटेंसिव का स्टार्ट हो गया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे टैरिफ पॉलिसी ऑफ यूएस एक रीजन बनेगा कि किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी क्या करेगी, ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेगी एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। ये चीज क्लियर हुई। अब जब बाकी कंट्रीज ने देखा कि यूएस ने क्या किया, यूएस ने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या किया, एक प्रोटेक्शन दे दी विद इन द कंट्री, तो उनको लगा कि इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि क्या हो, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। तो इन लोगों ने जैसे ही कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो यूएस के इंपोर्ट्स कैसे बन गए, यूएस के इंपोर्ट बन गए कैपिटल इंटेंसिव, और जो विद इन द यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी, तो उनको किससे कॉम्पीट करना है, उनको इन्हीं इंडस्ट्रीज से कॉम्पीट करना है। तो वो क्या करेंगे, वो गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे जिनका नेचर क्या होगा, जिनका नेचर होगा कैपिटल इंटेंसिव। इवन तो कैपिटल जो थी हो, अगर कैपिटल लेस एफिशिएंट भी हो, तब भी वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स को ही प्रोड्यूस करेंगी विद इन द कंट्री। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लियोंटिव पैराडॉक्स। लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्या आता है, जो आपसे यूपीएससी है, यूपीएससी की डिमांड जरूरी नहीं है आपसे लियोंटिव पैराडॉक्स की ही हो। यूपीएससी आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ हेक्स्चर-ओलिन मॉडल। तो अगर इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एम्पिरिकल एविडेंस बताइए हेक्स्चर-ओलिन मॉडल का, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने लियोंटिव पैराडॉक्स को तो लिखना है, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आप उसको तो लिखेंगे। अदर देन लियोंटिव पैराडॉक्स आप लोग क्या करेंगे, अब मैं कुछ आपको इकोनॉमिस्ट के बारे में बताऊंगी, जैसे क्रॉस के बारे में, बॉवन के बारे में, आप उनको भी अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस की स्टडी, और ये जो स्टडी है इसको माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, जब इन्होंने भी देखा स्टडीज को, तो उन्होंने देखा कि ठीक है, यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट आर मोर लेबर इंटेंसिव, बट उन्होंने इसके पीछे के कुछ रीजंस बताए। तो इन्होंने जो स्टडी अपनी कंडक्ट की दैट इज इन 1966। तो क्रॉस ने 1966 में जो डेटा सेट लिया वो कौन सा था, डेटा सेट इनका याद रखिए 58 to 61 का इन्होंने डेटा सेट लिया, और क्रॉस ने कहा कि जो यूएस के एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, दैट आर मोर लेबर इंटेंसिव। फिर से इन्होंने क्या बोला कि एक्सपोर्ट्स मोर लेबर इंटेंसिव है,
लेकिन उन्होंने इसके पीछे का रीजन दिया, और जिस रीजन को बहुत बेटर माना जाता है, इन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने बोला कि जो यूएस के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो लेबर यूज हो रही है, ऑल्दो ठीक है K/L में लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्रॉस ने कहा, बट जो लेबर है दैट इज नॉट सेमी स्किल्ड, दैट इज नॉट अनस्किल्ड, दैट इज स्किल्ड लेबर। और स्किल्ड लेबर के लिए क्या चाहिए, R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो क्रॉस ने कहा जब हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, अगर हम उस लेबर को कैपिटल गुड में कंसीडर करेंगे तो अल्टीमेटली हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो यूएस इकोनॉमी का एक्सपोर्ट है दैट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव। और उस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स डज नॉट होल्ड। तो इन्होंने इस तरीके से कहा। तो इनका जो रीजन है दैट इज ह्यूमन कैपिटल, इनका जो एम्फोसिस रहने वाला है वो किस पे है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये किसकी स्टडी थी, क्रॉस की। तो अभी तक हमने किस किस की स्टडी पढ़ ली, हमने लियोन्टिफ की स्टडी पढ़ी, हमने लियोन्टिफ की 2 स्टडीज पढ़ी। कौन कौन सी, एक उन्होंने की 1951 पे, 1951 पे जो डेटा सेट था वो कौन सा था, 1947 का। फिर उन्होंने एक स्टडी की 1956 पे, जो डेटा सेट कौन सा लिया, 1951 का। फिर हमने अब कौन सी स्टडी पढ़ी, क्रॉस की। क्रॉस की स्टडी कौन सी है, 1966, और डेटा आपका कौन सा है, 1958 टू 61। और अभी तक आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे उन्होंने लियोन्टिफ ने तो एंटायरली क्या बोला कि हर जो हेक्सचरॉलिन है वो सपोर्ट नहीं किया लियोन्टिफ ने, और उन्होंने अपने पैराडॉक्स, उन्होंने बोला कि मेरा जो रिजल्ट है दैट इज अपोजिट टू व्हाट हेक्सचरॉलिन सेड। तो उन्होंने बोला कि दिस इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लेकिन क्रॉस ने क्या बोला कि अगर हम जो ह्यूमन है, लेबर है, उसको अगर हम ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देखें, क्योंकि बिकॉज इट इज अ स्किल्ड लेबर, तो उस रीजन से उन्होंने क्या बोला कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स डज नॉट होल्ड। फिर 1987 पे एक स्टडी कंडक्ट की गई। अब जो इकोनॉमिस्ट है प्लीज उनका भी नाम लिखिए, इट इज बॉवन। बॉवन ने जब स्टडी कंडक्ट की 1987 पे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 27 कंट्रीज का डेटा लिया, और यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज किया, 12 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो जब उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने बोला आउट ऑफ दीज 27 कंट्रीज, आधी कंट्रीज में हमें क्या मिल रहा है कि हेक्सचरॉलिन मॉडल जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वो केसेस ने हेक्सचरॉलिन मॉडल को सपोर्ट किया, बट अदर केसेस पे हमें क्या मिला, हमें फिर से लियोन्टिफ पैराडॉक्स देखने को मिला। तो हमने अभी तक कितनी स्टडीज पढ़ी, हमने लियोन्टिफ की स्टडी पढ़ी, हमने बॉवन की स्टडी पढ़ी, हमने फिर किसकी सॉरी हमने बीच में किसकी पढ़ी, 1966 में क्रॉस की। ठीक है, अभी तक आपको 3, अगर एम्पिरिकल एविडेंस आ जाए तो 3 स्टडीज आप कोट कर सकते हैं। आगे मूव करें। अब लास्ट स्टडी जो आपको याद रखनी है दैट इज ऑफ स्कॉट एंड हैरिसन। स्कॉट एंड हैरिसन ने क्या किया, इन्होंने 1972-1992 का डेटा लिया, और इस टाइम पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि अगर इंडिविजुअल कंट्रीज, अगर बाइलेटरल ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, तो तब क्या होता है, तब हेक्सचरॉलिन मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे उसकी वैलिडिटी जो है वो प्रूफ हो जाती है, वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके टाइम भी उन्होंने रीजन बताया, उन्होंने बीच में 2 कंडीशंस रखी। उन्होंने क्या बोला कि जो कंट्रीज हैं, अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें तो वहां पे हमें देखने को क्या मिलना चाहिए, सिमिलर प्रेफरेंसेस देखने को मिलनी चाहिए और लेस डिस्टेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि हेक्सचरॉलिन मॉडल किन कंट्रीज पे सपोर्ट करेगा, जो कंट्रीज पास में है बहुत ज्यादा, अगर इंडिया और यूएस की बात कर रहे हैं दैट आर वेरी डिस्टेंट, तो उन कंट्रीज पे हमें एक काफी टाइम क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिलेंगे। तो कंडीशंस उन्होंने बता दी, ठीक है, सिमिलर प्रेफरेंस एंड लेस डिस्टेंट, दीज आर द कंडीशंस। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अगर तो आपके पास लियोन्टिफ पैराडॉक्स आए, तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे, लियोन्टिफ पैराडॉक्स में आप डायरेक्टली जो लियोन्टिफ ने बोला 2 स्टडीज, उसके बाद एक आप एक आप नेचुरल रिसोर्सेज का पॉइंट देंगे और एक आप टैरिफ पॉलिसी का पॉइंट देंगे और कंप्लीट करेंगे वहीं पे। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी की डिमांड हो रही हो इंपेरिकल एविडेंस, तो इंपेरिकल एविडेंस में आप क्या करेंगे, इंपेरिकल एविडेंस को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लियोन्टिफ का समझाना है,
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब 2 स्टडीज लियोंटिफ की बताएंगे, फिर आप क्रॉस पे आएंगे, देन आप बोवन पे आएंगे, फिर आप स्कॉट एंड हैरिसन पे आएंगे। और ये स्टडीज को प्लीज कोट करिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए इनको। और लास्ट में आप लिखेंगे कि जब भी हम इन स्टडीज को देख रहे हैं, जैसे लियोंटिफ को देखा, क्रॉस को देखा, तो लियोंटिफ ने बोला कि पैराडॉक्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्रॉस ने बोला कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल को, स्किल्ड लेबर को एज अ ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देखेंगे तो क्या होगा, पैराडॉक्स कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा। बोवन ने क्या बोला, बोवन ने बोला हाफ ऑफ द केसेस पे हमें क्या देखने को मिला कि हेक्सोरोलिन मॉडल स्पोर्ट सॉरी रिमेन्स वैलिड, बट हाफ ऑफ द केसेस पे हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बताना है कि हमें क्या मिलेगा, हम मिक्स्ड रिजल्ट्स देख रहे हैं। आप उस समय आप क्या बताएंगे कि मिक्स्ड रिजल्ट्स हमें क्यों दिख रहे हैं, आप बोलोगे कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इंडिया और यूएस की मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजीनियस, ठीक है, तो आप एक रीजन ये साइड कर देना। और दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी, चेंज इन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी और डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप इस चीज से अपना जो आंसर है वो एंड करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट लियोंटिफ पैराडॉक्स। इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन था, आप लोग प्लीज खुद भी अटेम्प्ट करिए, और थर्सडे को हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।